हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम को समझा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को समझा था। ओपन इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, ये सब कुछ समझा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, देन मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, और उसके बाद देखेंगे डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है, डेवलपिंग इकोनॉमीज क्या है, इनको कौन क्लासीफाई करता है, किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। साथ ही साथ देखेंगे ट्रेडिशनल इकोनॉमीज क्या थी, मॉडर्न इकोनॉमीज क्या है, और उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो शुरुआत करते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी के साथ। नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को समझा था। डिसएडवांटेजेस में हमने देखा था कि नॉन मार्केट सिस्टम में क्या है, इनइक्वालिटीज बहुत बढ़ती जा रही है, एक्सप्लॉइटेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। उसका कारण क्या था वो हम यहाँ देखते हैं। देखिए, जब एडम स्मिथ सर ने ये थ्योरी दी थी किस चीज की, कैपिटलिज्म की, तब उन्होंने सोचा था दैट एक तरफ होंगे कैपिटलिस्ट और दूसरी तरफ कौन होगा, लेबरर। ठीक है, कैपिटलिस्ट क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, लैंड एंड मनी, और लेबरर्स क्या देंगे, अपनी लेबर। ठीक है, क्योंकि कैपिटलिस्ट फैक्ट्रीज लगाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, जिसका फायदा क्या होगा कि फैक्ट्रीज में काम करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो लेबर को वेजेस और सैलरीज मिलेंगी। कैपिटलिस्ट को क्या फायदा होगा कि उनकी लैंड और मनी का यूटिलाइजेशन होगा, जिससे उन्हें प्रॉफिट गेन होगा। ठीक है, और इन दोनों चीजों का फायदा किसे मिलेगा, इन दी एंड कंज्यूमर को, बेस्ट प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन होता क्या है, आगे चल के एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, दैट वाज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो मशीन्स ने ह्यूमंस की जगह लेना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जिस फैक्ट्री में पहले 100 लोगों की जरूरत पड़ती थी, वहां मशीन के आने से उसी फैक्ट्री में अब 20 लोग 30 लोग ही काम कर सकते हैं, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ, लेबर का एक्सप्लॉइटेशन शुरू हुआ कि भाई अगर तुम्हें काम करना है तो कम वेजेस पे काम करो, अदरवाइज हम तुमको निकाल देंगे। तो यहां से लेबर का एक्सप्लॉइटेशन शुरू हुआ और इनइक्वालिटीज बढ़ना शुरू हो गई। क्यों, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो है वो मशीन्स का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना प्रॉफिट तो बढ़ा रहे थे, लेकिन जो प्रॉफिट था वो डिलीवर कहां तक नहीं हो पा रहा था, उसका कोई भी शेयर लेबर को नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से इनइक्वालिटी समाज में बढ़ती गई। ठीक है, तो यही कमियां बनी किसकी, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम की। इसके बाद कार्ल मार्क्स और इनके एक एसोसिएट है, दैट इज फ्रेडरिक एंजल्स। ये अर्ली 20 सेंचुरी की बात है, और इस टाइम पे ये थ्योरीज देना शुरू करते हैं, कौन सी, सोशलिज्म। सोशलिज्म और कम्युनिज्म, तो क्या होता है सोशलिज्म, जिसके बेसिस पर क्या बनेगा, नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप होगा। तो सोशलिज्म क्या है, इट सेज दैट all the resources must be owned and controlled by state. The resources should be utilized for the welfare of all. वेलफेयर ऑफ ऑल, सभी के कल्याण के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा, ना कि वेल्थ के जनरेशन के लिए सिर्फ। ठीक है, दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स
शुड बी नीड बेस्ड, नीड बेस्ड प्रोडक्शन करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। ये कहा जाता है सोशलिज्म में, क्या कहा जाता है, दैट स्टेट जो है, कौन कंट्रोल करेगा सारी चीजों को, स्टेट। अब यहाँ प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, स्टेट ओन भी करेगा और कंट्रोल भी करेगा, ठीक है। और रिसोर्सेज जो है उनको किसके लिए यूज किया जाएगा, रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल। यहां सोशलिज्म की ये बात है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आएगी सोशलिज्म के बाद की, एक और स्टेज बताई इन्होंने, और यहां कहा गया कम्युनिज्म के बारे में। कम्युनिज्म जो है सोशलिज्म से एक कदम और आगे बढ़ जाता है। अंडर दिस इट सेज दैट state shall control not only not only the resources but also the labor। लेबर को भी कंट्रोल कौन करेगा, स्टेट ही कंट्रोल करेगा। मतलब कोई व्यक्ति क्या काम करेगा ये कौन डिसाइड करके देगा, स्टेट डिसाइड करती है, ठीक है, ना कि वो पर्सनल व्यक्ति। मतलब जैसे अमेरिका में क्या है, फ्रीडम है, इंडिविजुअलिज्म है, तो वहां पर इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है। लेकिन जैसे आप चाइना में देखोगे, यूएसएसआर में देखोगे, तो वहां स्टेट डिसाइड करता था कि कौन पर्सन किस चीज में अच्छा है, जिस चीज में वो व्यक्ति अच्छा है वो वही काम करेगा और कुछ नहीं कर सकता दूसरा। तो इट वॉज कम्युनिज्म। अब जो नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है, नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम is based on the principles of socialism and communism। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म पर बेस्ड होगा क्या, नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। सो आई होप यहां तक ये आपको समझ में आया होगा कि सोशलिज्म क्या है और कम्युनिज्म क्या है। इसके बाद अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के। सबसे पहला दैट जो हम देख चुके हैं वो क्या है, स्टेट शेल कंट्रोल ऑल दी रिसोर्सेज। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स based on needs। Third is no concept of private property। State plays major economic role with lesser role for private corporations।
स्टेट प्रायोरिटाइज प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ऑफ ऑल। तो स्टेट जो है वो सारी चीजें के लिए जिम्मेदार होगी। यहाँ प्राइवेट कॉर्पोरेशन जो है उनका रोल बहुत कम होगा, बहुत लो लेवल पे प्राइवेट कॉर्पोरेशन काम करेंगे। ठीक है, ये सभी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब बात करते हैं कि सर रिसोर्सेज क्या है। ये जो रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो यहाँ कौन से रिसोर्सेज ओन करेगी स्टेट। तो रिसोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो रिसोर्सेज में आ जाएगा आपका लैंड, मिनरल्स, कोल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है, रिसोर्सेज हैं। तो इन रिसोर्सेज को ओन कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, स्टेट कंट्रोल करेगी। कौन कंट्रोल करेगा, स्टेट कंट्रोल करेगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन किस बेसिस पर होगा, नीड बेसिस पर होगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। ये जो लैंड आप देख रहे हैं, ये जो लैंड है इसको स्टेट कंट्रोल करेगा, और स्टेट क्या करेगा, एलोकेट करेगा कुछ समय के लिए। ठीक है, जैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए किसी को क्या दे दिया, लैंड दे दी कि अब आप कल्टीवेशन इस पे कर सकते हो। 10 साल बाद, 5 साल बाद आपकी लैंड किसी और को दे दी जाएगी। एक और यहां पॉइंट बनता है, दैट इज मोनोपोली ऑफ स्टेट। स्टेट की क्या रहेगी, मोनोपोली रहेगी। ठीक है, देन प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, यहाँ किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। स्टेट प्ले मेजर इकोनॉमिक रोल, जो अपने मोनोपोली में दिखा दिया, विद लेसर रोल फॉर प्राइवेट कॉर्पोरेशन। एंड स्टेट प्रायोरिटाइज प्रोडक्शन, किस बेसिस पे होगा, प्रोडक्शन नीड के बेसिस पर, और वेलफेयर ऑफ ऑल, मतलब सभी को जॉब्स मिल पाए। ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्वालिटी के बेसिस पर, नहीं, आप जॉब्स आपको मिलेंगी। ठीक है, जैसे इंडिया में होता आया था, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे। ठीक है, तो आई होप यहां से आपको ये समझ में आए होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अब किन कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट किया, सो यूएसएसआर adopted this system in 1919 based on socialism। ठीक है, सोशलिज्म पे बेस्ड था ये, और यूएसएसआर ने इसे अपनाया सबसे पहले। देन कम्स चाइना, adopted it 1949 में। चाइना में जब माओवादी रेवोल्यूशन हो जाता है और उसके बाद जब माओ की सरकार बन जाती है, तब चाइना ने किस पे बेस्ड ऑन, कम्युनिज्म। इसलिए हम चाइना को बोलते हैं कम्युनिस्ट, और यूएसएसआर मतलब आज जो रशिया है उसको बोलते हैं सोशलिस्ट। ठीक है, ये कौन हो जाते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब बात करते हैं और कोई कंट्रीज, तो बहुत सी कंट्रीज थी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। 1940s 1950s में कई सारी कंट्रीज, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कई सारी कंट्रीज क्या होती है, इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाती है। दे अडॉप्टेड नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें ईस्टर्न यूरोप की कई सारी कंट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, एशिया की कई सारी कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे इंडिया ने अपनाया। इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड, जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है उसको उस पर हम बात करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम
with bend towards सोशलिज्म। क्योंकि हमारे जितने भी लीडर्स हुआ करते, चाहे वो नेहरू हो, गांधी जी हो, इन सब का मानना था कि समाजवाद ज्यादा अच्छा है। जैसे अगर आप भगत सिंह को भी देखेंगे, सुखदेव को, राजगुरु, ये सब जो हैं, ये सब कम्युनिस्ट लोग हुआ करते थे। इनकी जो मान्यता थी, आइडियोलॉजी थी, वो कम्युनिज्म की तरफ ज्यादा बेंडेड थी। ये ज्यादा फेवर करते थे कम्युनिज्म को। अगर आप कभी भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे तो उनके लास्ट डेज में जो वो बुक पढ़ रहे हैं, दैट वाज ऑफ व्लादिमीर लेनिन। लेनिन वाज द वॉल्शेविक रेवोल्यूशन के लीडर थे। रशिया में जो, यूएसएसआर में जो रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, जिसे हम अक्टूबर रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, उसके लीडर हुआ करते थे व्लादिमीर लेनिन। और वो पूरी तरह से सोशलिज्म पे मतलब उनकी आइडियोलॉजी जो थी वो सोशलिज्म की थी, कि समाजवाद लाना है, कैपिटलिज्म को खत्म करना है। ठीक है, तो इंडिया ने भी किसको अपनाया? इंडिया के जो लीडर थे, जैसे चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हो, उन सभी की मान्यता ये थी कि सोशलिज्म ज्यादा अच्छा है, समाजवाद ज्यादा अच्छा है, हमें सबको इक्वल ट्रीट करने का मौका मिलेगा। कैपिटलिज्म जो है वो क्या लाएगा? और इनइक्वालिटीज को बढ़ाता चलेगा। ठीक है, जबकि वेस्टर्न यूरोप जो था, जैसे चाहे वो इटली हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, ये वेस्टर्न यूरोप में और अमेरिका, वो कैपिटलिज्म को फेवर करते थे। ठीक है, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम को। अब बात करते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस क्या थे? फर्स्ट एडवांटेज, रिसोर्सेज टू बी यूज फॉर वेलफेयर। रिसोर्सेज का के लिए यूज होने लगे? वेलफेयर के लिए, ना कि प्रॉफिट के लिए। ठीक है, जबकि कैपिटलिज्म और मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या कहता है? क्रिएशन ऑफ वेल्थ, मतलब प्रॉफिट जनरेट करना है आपको, तो वहां प्रॉफिट मोटिव होता था। जबकि नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में मोटिव क्या होता था, एम क्या होता था किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी फंक्शनिंग मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का? वेलफेयर। तो ये एडवांटेज हुआ। दूसरा एडवांटेज, रिड्यूस रिडक्शन इन सॉरी रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज जो है वो समाज में कैसी होती गई? कम होती गई। ठीक है, क्योंकि जॉब्स सबके लिए बनने लगी, सबके लिए जॉब्स आने लगी। ठीक है, इसके अलावा जो लैंड की ओनरशिप थी वो अब स्टेट की हो गई थी, तो कोई भी लैंड ओनरशिप ना होकर के, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ना होकर के, इससे होता यह था कि इनइक्वालिटी, जो असमानता बढ़ती जाती थी, वो लैंड के कारण ही बढ़ती थी। तो वो लैंड जो है अब स्टेट की है, तो लीज पे सभी को मिलेगी, इक्वली मिलेगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो इससे फायदा ये होता था कि इनइक्वालिटी जो है, असमानताएं जो है वो कम हो जाएंगी। लोग, ऐसा नहीं होगा कि जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं, ये नहीं हो रहा था यहाँ। रिडक्शन इन पॉवर्टी, लेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर। लेबर का एक्सप्लॉइटेशन कम हुआ, लेबर यूनियंस बनने लगी थी। ठीक है, जैसे इंडिया में भी आप देखेंगे डीपीएसपी जब आप पढ़ेंगे पॉलिटी में, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट, वहां पर एक आर्टिकल है, जिस आर्टिकल में ये कहा गया है कि दैट स्टेट, जो सॉरी जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे लेबर्स। लेबरर का भी एक क्या होगा? रोल होगा कंपनी के मैनेजमेंट में। तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कंपनी का जो बड़ा मैनेजमेंट होता है, लार्ज स्केल मैनेजमेंट होता है, उसमें यूनियन लीडर्स चुने जाते थे। यूनियन लीडर को भेजा जाता था, जो फैक्ट्री वर्कर्स होंगे उनका एक यूनियन लीडर होता था। वो लीडर जो है अब पूरे वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता था उस मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में। ठीक है, तो वहां से मैनेजमेंट जो है, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता था, इंडस्ट्रीज का जो मैनेजमेंट होता था, उसमें पार्टिसिपेशन किसका होने लगेगा? लेबर्स का, लेबर यूनियन का, लेबर्स का पार्टिसिपेशन होने लगेगा। जिससे क्या होगा? एक्सप्लॉइटेशन जो है वो कम हो जाएगा, मतलब उनको टाइम टू टाइम बोनस मिलेगा, वर्किंग आवर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, कंडीशन, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो जाएंगी, ब्रेक्स प्रॉपर, तो एक्सप्लॉइटेशन कम हो जाएगा। और यूटिलाइज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये होने लगा।
ठीक है, इसके बाद फिर प्लांट, इसे कहा जाता था प्लांट इकोनॉमी। इकोनॉमी वो प्लांट, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होंगी, जैसे हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान आप पढ़ेंगे आगे चल के, तो 5 ईयर प्लान जो है वो क्या बताते थे कि 1 साल का 5 साल का टारगेट फिक्स कर दिया जाता था कि 5 साल में हमें ये टारगेट अचीव करने हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी रहेगी, ये हम प्रोडक्शन करेंगे, और इन चीज मतलब जैसे वेलफेयर एक्टिविटीज में क्या होगा, ये सारी चीजें क्या हो जाती थी, प्लांट इकोनॉमी बन जाती थी। तो ये एडवांटेज बना। स्टेट क्या करेगी, स्टेट विल रेगुलेट द मार्केट। तो यहां पर कई सारे बेनिफिट्स मिलने लगे। इनिशियल स्टेजेस पर ये सभी बेनिफिट्स दिखे, इसीलिए जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया ने सोशलिज्म की तरफ अपना झुकाव रखा, रादर देन कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम और कैपिटलिज्म की तरफ से झुकाव उनका कम था, सोशलिज्म की तरफ झुकाव ज्यादा था। क्यों? क्योंकि उन्हें ये सारे बेनिफिट्स दिख रहे थे कि समाज में, रशिया यूएसएसआर में इनइक्वालिटीज कम हो गई है, वहां तरक्की हो रही है एज कंपेयर टू अमेरिका। तो ये थे इनके एडवांटेजेस। अब यहां पर बात आती है कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे। डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या बनेंगे। पहला, जो हमने यहां देखा था, दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अब होता क्या है यहां पर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वाज डिनाइड। दोनों बातें हैं यहां, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वर डिनाइड। क्यों डिनाई किया गया? अब देखिए, होता क्या है, जैसे हम इंडिया का एग्जांपल लें, HAL। ठीक है, HAL आप जानते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये इंडिया की इकलौती कंपनी है जो एरोनॉटिक्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, एरोनॉटिक्स मतलब जेट प्लेन फाइटर प्लेन्स और नॉर्मली पैसेंजर प्लेन्स, इन सबको बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। अब इसमें मैं आपको बताऊं, दो लोग एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं, अपॉइंटेड है ए और बी। ए जो है वो क्या कर रहा है, सुबह 9 बजे आ जाता है ऑफिस, और शाम तक रुकता है 7 बजे तक। ठीक है, ये इतने घंटे काम कर रहा है। अब इसकी सैलरी है मान लीजिए 50,000 रुपीज। ठीक है, वहीं बी जो है, बी 11 बजे आता है और 5 बजे चल देता है। इसकी सैलरी भी कितनी है? 50,000 रुपीज। इसका प्रमोशन भी 5 साल बाद होगा, 7 साल बाद होगा, और बी का प्रमोशन भी 5 साल बाद, 7 साल बाद होगा। ये फिक्स्ड है सारी चीजें। अब हो क्या रहा है, जब ए जो है वो इतनी मेहनत करता है तब भी उसे पता है कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, ना मेरा प्रमोशन जल्दी होगा, और बी कहता है कि भाई चाहे कुछ हो जाए, मेरा प्रमोशन भी 7 साल बाद होना है और मेरी सैलरी भी तभी बढ़ेगी। ठीक है, तो ए भी क्या करेगा, अपनी एफिशिएंसी को कम कर देता है। वो कहता है कि मैं भी बी की तरह रहता हूं, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं भाई। तो इस वजह से क्या होता है, जो रिसोर्सेज है, जैसे ये तो ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स का ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो बाकी रिसोर्सेज का तो आप छोड़ ही दो। ठीक है, जब ए पूरे अपनी एफिशिएंसी पे काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात है, उसके पास जो कंप्यूटर उसे दे रखा है, उसके कंप्यूटर का क्या वो पूरा बेनिफिट ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। वो अपने सारे सॉफ्टवेयर, वो नई चीजें सीखने में ही इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं चाहे नई चीजें सीखूं या ना सीखूं, मेरा जो काम है, जितनी सैलरी मुझे मिलनी है वो मिलनी है, फिक्स्ड इनकम है वो मिलेगी ही मिलेगी, प्रमोशन मेरा फिक्स्ड लेवल पे ही होगा। ठीक है, जब बी का होगा तभी मेरा प्रमोशन होगा। ये मॉडल में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इस वजह से डिनाई किया जाता है कि भाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात तो की गई लेकिन हो नहीं पाया, उसका रीजन ये बना। ठीक है, सेकेंड डिसएडवांटेज, दैट वाज एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम डेक्लाइन। एफिशिएंसी जो है सिस्टम की वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट किसका नहीं है? प्राइवेट प्रॉपर्टी का। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, पहली चीज। तो क्या नहीं होगा यहां से? मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या था जो हमने मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में देख रखा है, वो क्या था? सेल्फ इंटरेस्ट
तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ती है। आज अगर मैं आपसे बोल दूं कि बेटा आप तैयारी करो ना करो, पढ़ो ना पढ़ो, आपका सिलेक्शन तय है, तो क्या आप इतनी मेहनत करोगे? ऑब्वियसली बात है, नहीं करेगा इंसान। क्या आप नई चीजें सीखोगे? नहीं सीखेगा इंसान। तो इस वजह से क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट जब तक नहीं रह जाएगा आपका, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा। और मोटिवेशन आता प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट से है। जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जाएगा, लोग मोटिवेट नहीं फील करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको क्या काम करती है, आपको ये सहूलियत देती है कि आप आगे चल के उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वहां पर क्या है, आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं जुड़ा होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा, अगर बी को जो ए जो है, ए को अगर ये पता चल जाए कि भाई मेरी सैलरी बढ़ेगी और मेरा प्रमोशन होगा, उसके बाद जो भी बेनिफिट्स मुझे होंगे, मतलब सैलरी से जो भी मैं खरीदूंगा वो मेरा ही होगा, लैंड एक्वायर कर सकता हूं मैं, तो वो मेरी ही हो जाएगी, किसी और की नहीं होगी, पूरे समाज को नहीं दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, ए और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। देन कम थर्ड, इनोवेशन इज डिनाइड। इनोवेशन नहीं हो पाता, जैसे आप सेल्फ इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इनोवेशन कहां से होगा, है ना? जैसे अगर मुझे ये पता चल जाए यार, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, कितना भी पढ़ा लूं, ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट होना है मुझे, वो मुझे नहीं होगा, वो कंपनी को हो जाएगा। ठीक है, मेरी सैलरी उतनी रहेगी, मुझे कोई मेरा मतलब सेल्फ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, ना मेरा प्रमोशन होगा ना कुछ होगा, मैं बस अपना काम करता रहूंगा। तो क्या मैं अपने तरीकों को इनोवेट करूंगा? क्या मैं कोशिश करूंगा कि नहीं यार, मुझे इनोवेटिव वे में पढ़ाना चाहिए, मुझे एग्जाम्पल्स अच्छे देने चाहिए? नहीं, मुझे पता है कि भाई मैं जैसा भी पढ़ाऊं काम चल ही रहा है, ठीक है ना, मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिलना, तो इनोवेशन डिनाई हो जाता है। ठीक है, ये तो मैंने एक लेवल पे बात की। सेम बात आ जाती है जैसे HAL में, ठीक है, इंडियन रेलवेज में। ये क्या हो रहा है, यहाँ इनोवेशन नहीं है यहाँ। जबकि आप प्राइवेट उसमें देखेंगे, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, तो वहां इनोवेशन बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा होता है। अमेरिका क्यों इतना डेवलप्ड है, यूरोपियन कंट्रीज क्यों इतनी डेवलप्ड है? क्योंकि वहां वो लोग क्या देते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट दे देते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, इनोवेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन भी है, चाइना का हम एक्सेप्शन भी मान के चलते हैं कि चाइना इज एन एक्सेप्शन। उसने कम्युनिज्म पे होते हुए, कम्युनिस्ट मॉडल पे काम करते हुए अपने आप को इतना इनोवेटिव बनाया है। उसका रीजन भी है क्योंकि वहां इनिशियल स्टेज पे उन्होंने लेबर को भी कंट्रोल किया है। किसको कंट्रोल किया? लेबर को भी कंट्रोल किया है उन्होंने, वहां लोगों को काम करवाया है। चाहे राजी राजी कर लो, चाहे गैर राजी कर लो, आपको काम करना है। तो लोग क्या करते हैं, फिर उस चीज को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन दी एंड हमें करना यही है। तो ये एक रीजन बन जाता है। इसके अलावा चाइना के दूसरे फैक्टर्स भी हैं, वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे जब पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ आपको इनोवेशन ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद मोनोपोली। मोनोपोली ऑफ स्टेट, स्टेट की क्या है यहाँ पूरे में मोनोपोली है। अब जब स्टेट की मोनोपोली हो जाएगी, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स इतना अपने आप को क्या नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। वो कहते हैं कि यार हम कुछ भी करें, स्टेट ही सब कुछ एक्वायर करेगी, सब कुछ स्टेट ही बनाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया में टाटा की गाड़ियां बनती थी, ठीक है, बजाज का चेतक बनता था। अब ये इनोवेशन कब करेंगे, जब इनके सामने क्या होगा, इनका कंपटीशन क्या होगा, कंपटीशन। और कंपटीशन ही इन्हें मजबूर करता है इनोवेट करने के लिए। पहले स्टेट की मोनोपोली हुआ करती थी, स्टेट इन्हें बोलता था कि भाई आप साल में सिर्फ 100 कार्स ही बना सकते हो। इनसे बोलता था आप पूरे ईयर में केवल क्या बना सकते हो, 1000 स्कूटर्स ही बना सकते हो। लाइसेंस पॉलिसी चलती थी इंडिया में, जो LPG रिफॉर्म्स के टाइम पे खत्म की गई। तो उस वजह से क्या होता था, इन्हें पता है कि यार 1000 स्कूटर्स ही बना पाएंगे, हम इससे ज्यादा बना ही नहीं सकते, प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि 1000 स्कूटर्स जो बन रहे हैं, उस वजह से क्या होगा कि 1000 स्कूटर्स तो बिक ही जाएंगे ना हमारे। अब हम 2000 जब बना ही नहीं सकते, तो हम इनोवेट क्यों करें, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट हमारा सेल हो ही जाएगा। इतना इन्हें पता होता था। तो कंपटीशन भी नहीं है ना, स्टेट ने इन्हें आजादी दी है कि भाई आप इंडिपेंडेंटली काम कर पाओ, आप अपने बड़े स्केल पे काम कर पाओ। तो आप देखोगे कि वहां पर इनोवेशन नहीं हो रहा। वहां पर क्या है, स्टेट की मोनोपोली होने के कारण स्टेगनेंट बन जाती है इकोनॉमी। क्या बन जाती है इकोनॉमी? देखिए,
स्टेगनेंट, नो इनोवेशन। जैसे इंडिया को अगर आप देखोगे 1991 से पहले, तो वो आपको सेम कंडीशन दिखेगी। हम ज्यादा इनोवेटिव नहीं हुआ करते थे, हमारे पास जो नॉमिनल चीजें होती थी हम उन्हीं से काम चलाते थे, है ना। जैसे आप देखेंगे पहले हर्षद मेहता, अगर स्कैम 1992 आपने वेब सीरीज देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि हर्षद मेहता जो गाड़ी खरीदने जाते हैं विदेशों से आ रही होती है, हमारे यहाँ नहीं बन रही होती, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी उनकी। तो जब हमारे यहाँ चीजों में इनोवेशन नहीं है, तो बाकी हमारे ही लोग क्यों इनोवेट करेंगे? क्यों? क्योंकि स्टेट की मोनोपोली है, स्टेट कह रहा है भाई हम सारी चीजें बना के देंगे आपको। ठीक है। इस वजह से क्या होता था, अंडर यूटिलाइजेशन होता था रिसोर्सेज का। दिस क्रिएट कॉजेज, दिस कॉजेज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई होप अब समझ में आया होगा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज क्यों डिनाई है यहाँ पर। मोनोपोली है, जब भी किसी की मोनोपोली हो जाएगी तो दे विल बी नो कंपटीशन, नो इनोवेशन, कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाएगा या फिर नहीं हो पाता। तो आई होप यहां से आपको डिसएडवांटेजेस के समझ में आए होंगे कि क्या डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है। अब ये डिसएडवांटेजेस की वजह से क्या होगा, कुछ जगहों तो ये सक्सेसफुल होगा, कुछ जगहों पे कुछ कंट्रीज में ये सक्सेसफुल होगा, लेकिन कई कंट्रीज में ये फेल भी होगा। इकोनॉमिक नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम जो है इन दी एंड फेल हो जाता है, क्योंकि मेन इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट बनाता है वो बनाता है सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करते हैं किसी पर्सन को स्टेट ने लैंड दी, स्टेट गेव लैंड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब एग्रीकल्चर के लिए लैंड दी, कितने टाइम के लिए? 5 इयर्स टाइम पीरियड दे दिया, 5 इयर्स। 5 इयर्स के बाद ये लैंड किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगी? पर्सन बी को। ये ए है, लैंड टू ए फॉर 5 इयर्स। आफ्टर 5 इयर्स ये ट्रांसफर कर दिया जाएगी, इसको ट्रांसफर टू बी। ठीक है। 5 इयर्स के बाद बी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो अब ए क्या करता है, ए इस लैंड का किस तरह से यूज करेगा? रूथलेसली। रूथलेस हो जाएगा, क्यों? ना तो वो उस लैंड की देखभाल करेगा। जैसे अगर आप कल्टीवेशन, अगर आपने खेती पढ़ी हो थोड़ी बहुत भी, अगर आपके यहाँ से कोई एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो, तो आप देखेंगे कि लैंड जो होता है ना, उसको थोड़ी कुछ समय के लिए फेलो छोड़ा जाता है। फेलो का मतलब खाली छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? ताकि सॉइल की फर्टिलिटी रिटेन हो पाए। ठीक है। फर्टिलाइजर से कंपैरिजन में मेन्योर को ऐड किया जाता है, ताकि मेन्योर से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी और मॉइस्चर बना रहता है। फर्टिलाइजर क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को, क्वालिटी को खराब भी करते हैं। ठीक है। को एक्सेसिव यूटिलाइजेशन। तो ए क्या करेगा, इन चीजों पे ध्यान देगा, क्योंकि ए को पता है भाई 5 साल ही है मेरे पास, 5 साल बाद किसकी हो जाएगी? जी, ये हो जाएगी बी की। तो मुझे अभी इन 5 सालों में जितना मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन मैं इस लैंड का कर सकता हूं उतना कर लूं, उसका बी का बी देखेगा। तो लैंड की जब बी के पास लैंड ट्रांसफर हुई, तो क्या उसकी सॉइल फर्टिलिटी उतनी रहेगी? सॉइल फर्टिलिटी ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, तो बी ऑब्वियसली बात है उतना एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, बी उसको उतनी बेस्ट लेवल पे यूज नहीं कर पाएगा। पहले बी को उसको मेन्योर देना पड़ेगा, फेलो छोड़ना पड़ेगा, मॉइस्चराइज करना पड़ेगा सॉइल को, सॉइल की फर्टिलिटी रीगेन होने में 1-2 साल चले जाएंगे। तो बी के पास मौका कम रहेगा। इस ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। अब यहीं अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होती, तो ए क्या करता है इसकी, इस पूरी लैंड की देखभाल करता भाई। क्या करता? देखभाल करता, अच्छी तरह से उसकी लैंड जो है, सॉइल को है वो मेंटेन करके चलता, कि सॉइल फर्टिलिटी जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। वो क्रॉप रोटेशन का यूज करता। ठीक है। क्रॉप रोटेशन का यूज करता, फर्टिलाइजर्स की जगह मेन्योर का यूज करता, लैंड को कुछ समय के लिए फेलो छोड़ता, खाली छोड़ देता। ठीक है। इससे क्या होता, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती और सॉइल साल दर साल चलती चली जाती, कोई बिना किसी प्रॉब्लम की। ठीक है। सो आई होप यहां से आपको एक एग्जांपल तो समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, तो वो इंडस्ट्रीज का देख लो। इंडस्ट्रीज
इंडस्ट्रीज में इंडिया में पहले क्या होता था, जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं, जितनी भी बड़ी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती थी, वो कौन करता था? स्टेट। तो स्टेट क्या करता था? इंप्लॉयमेंट जनरेट करने की वजह से, ये जब आप क्वालिटी पढ़ोगे ना, क्वालिटी और इकोनॉमी 11वीं 12वीं की, तब आपको ये पता चलेगा कि ये कंडीशन क्यों बनी। इंप्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एक स्टेट क्या करती है, लोगों को भर्ती करती चली जाती है, ठीक है। आगे चल के 1970s का जब टाइम आता है, जब हमारे यहाँ क्राइसिस आएगी, तब एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। जब मनोज कुमार जी की आपको मूवी याद होगी, रोटी कपड़ा मकान, वो उसी दौर की मूवी है कि एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि स्टेट ने क्या किया, ओवर एम्प्लॉयमेंट कर दी फैक्ट्रीज में, उतना प्रोडक्शन भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी में काम कर रहे थे हम, इतनी बड़ी ओपन इकोनॉमी थे नहीं, मेनली इंपोर्ट करते थे चीजें, एक्सपोर्ट ज्यादा था नहीं हमारा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता था, डोमेस्टिक डिमांड उतनी क्रिएट हो नहीं पाती थी, तो प्रोडक्शन जो है वो क्या है, कम है, लेकिन लोगों की सैलरी तो देनी है, तो कंपनीज लॉस में जाती थी ज्यादातर। जो स्टेट ओन्ड कंपनी हुआ करती थी, वो कैसी होती थी? लॉस मेकिंग, ठीक है। तो ये क्यों हो रही थी? क्योंकि यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं था। प्राइवेट होता तो वो क्या करता, उतने ही लोगों को एम्प्लॉय करो, ठीक है, लिमिटेड लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाओ, जब उनकी एफिशिएंसी फुल लेवल पे पहुंच जाए, तब नई एम्प्लॉयमेंट, नए एम्प्लॉयज को हायर करेंगे। ये इकोनॉमी के काम करने का तरीका होता है, ठीक है, एफिशिएंसी को यूटिलाइज करने का तरीका होता है। तो आई होप यहाँ से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट जब भी जो है, अगर बड़ा मेजर इकोनॉमिक रोल प्ले करती है, तो उसमें इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाती, ठीक है। चाइना ने क्या किया, स्मॉल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस दी, उसे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाते चले गए वो लोग, ठीक है। इनके यहाँ क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है, असेंबली यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उसमें उन लोगों ने छोटी छोटी यूनिट्स बना रखी हैं, बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट। तो वो छोटी कंपनीज क्या करती है, एक्वायर, छोटी कंपनीज को क्या करती है, बड़ी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, ठीक है, आउटसोर्सिंग कर देती है, तो वहां से उनका बेनिफिट बनता है, इसलिए वहां एम्प्लॉयमेंट अच्छे लेवल पे होती है। स्टेट कंट्रोल जरूर करता है, लेकिन इस तरह से प्रोडक्शन नहीं इन्वॉल्व होता, ठीक है। बड़े प्रोजेक्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, तो वहां स्टेट इन्वॉल्व होगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहां वो प्राइवेट के लिए आउटसोर्स कर देते हैं। तो आई होप यहाँ से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, डिसएडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं कि भाई जब इसके डिसएडवांटेजेस देखें, तब एक नया इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप होगा, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कब आता है? अच्छा, एक चीज तो हम भूल ही गए, वो था नीड बेस्ड प्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नीड बेस्ड प्रोडक्शन। ये दोनों तरीके से काम करता है, एडवांटेज भी है इसका अपना, और डिसएडवांटेज भी है। देखो, एडवांटेज क्या है, जितनी नीड उतना ही क्रिएशन होगा, और जिस चीज की नीड है वही क्रिएट होगी, वही प्रोड्यूस की जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर, चिल्ड्रंस की हम बात करें, बच्चे, बच्चों की डाइट में क्या इन्वॉल्व होना चाहिए भाई? विटामिन, ठीक है, प्रोटीन फॉर ग्रोथ, कार्ब्स, ये सब इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन वहीं आप, ये नीड है, ये क्या है बच्चों के लिए? नीड है, दिस इज ऑल नीड। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई क्या कहता है, मार्केट फोर्सेस की बात करें, तो वो क्या कहते हैं, जिस चीज की डिमांड है वो सप्लाई करो, नीड पे ध्यान मत दो। जिस चीज की डिमांड है, याद रखना, कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी परेशानी जो है, सबसे बड़ी कमी जो है, वो ये डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, कई बार अच्छे फैक्टर्स में भी आता है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई कई बार नेगेटिव इंपैक्ट ये डालता है कि ये नीड को पीछे छोड़ देता है, और ये डिपेंड करता है कि जिस चीज की डिमांड है, डिपेंड करने लगता है कि इस पे, जिस चीज की डिमांड है उसी को सप्लाई कर दो। अब डिमांड, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा बोल रहा है नहीं मुझे तो मोमोज खाने हैं, क्या इसमें कोई न्यूट्रिशन है? बच्चा बोल रहा है मुझे तो बर्गर खाना है, ठीक है, दूध नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो इससे क्या हो रहा है, ये डिमांड है, तो इस डिमांड को फुलफिल किया जाता है, ये मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है। जबकि नॉन मार्केट किस पे काम करता है, नीड बेस पर, कि जिस चीज की नीड है वही प्रोड्यूस करेंगे हम, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे पहले जो सोसाइटीज होती थी वो नीड बेस्ड चलती थी, आगे जो मॉडर्न सोसाइटीज बनी वो किस पे बेस्ड बन गई,
डिमांड एंड सप्लाई पे, जिस चीज की डिमांड है वो सप्लाई करो, और कुछ नहीं, क्योंकि इसी से आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में अगर हम बात करेंगे, तो इंडिया में अभी अगर हम देखें तो किस चीज की जरूरत है हमें? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। और किस चीज की जरूरत है? स्किल की। किसकी जरूरत है? स्किल्स की। हमें अपनी पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन, अभी हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का टाइम पीरियड चल रहा है, जिसमें हमारे पास वर्ल्ड की सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, ठीक है। और वो यूथ पॉपुलेशन को अगर हम स्किल्स दे दें, ये नीड है, क्या है ये? नीड है। तो वो यूथ जो है पॉपुलेशन, जो यूथ पॉपुलेशन जो है वो कुछ भी अचीव कर सकती है इतने बड़े लेवल पर, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पर हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर हमारे पास स्किल्स, सही सेट ऑफ स्किल्स हमारे पास हो, ठीक है। और किस चीज की जरूरत है? साइंस पे जाने की। हमें किस पे जाना चाहिए? साइंस पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब पे फोकस करना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़ना चाहिए, जब टेक्नोलॉजी लिख रखा है, ठीक है। कंप्यूटर, एआई, इस पे काम करना चाहिए। ये नीड है, ये क्या है? दीज ऑल आर नीड ऑफ इंडिया इस टाइम पे। लेकिन डिमांड किस चीज की रख दी है आपने सरकार से? डिमांड क्या रख दी पॉपुलेशन ने? टेम्पल की। भाई मंदिर बना दो। लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देने लगे अब हम। तो सरकार ने भी यही किया भाई। जिस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम चलता है उसी तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम भी चलेगा, वैसा ही चलता है, वैसे ही काम करता है। जिस चीज की डिमांड होगी वही आपको सप्लाई कर दिया जाएगा। आपने टेम्पल की डिमांड रखी तो उन्होंने टेम्पल बनवा दिया, आपने लैंग्वेज की डिमांड रखी तो वो लैंग्वेज बेसिस पर काम कर रहे हैं। आप कास्ट की डिमांड रखते हो, कास्ट प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, तो वो कास्ट पे फोकस करते हैं आपका, वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, फिर वो भूल जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे मुद्दे ये कि भाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए हमारे यहाँ, स्किल्स डेवलप होनी चाहिए हमारे यहाँ, साइंस एंड कंप्यूटर पे बात करनी चाहिए, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करनी चाहिए। इन सब पे बात नहीं की जाती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बात की जाती है मंदिर पे, भाषा पे, जात पे, रिलीजन पे। कोई भी बिजनेसमैन कभी जब भी कोई अटैक होता है या फिर कोई भी पॉलिटिकल बात आती है, तो इन पे इंडिया का कोई बिजनेसमैन आके नहीं बोलता, कोई फिल्म एक्टर आके नहीं बोलता, क्योंकि उन्हें पता है भाई ये एक्चुअल में ये नीड है। ये क्या है? नीड है। लेकिन ये डिमांड है। अगर कोई एक्टर मान लीजिए किसी रिलीजियस मुद्दे पर बोल दे या कास्ट पर बोल दे, तो भाई उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसकी मूवीज नहीं चलेंगी। तो ये कहते हैं कि डिमांड जिस चीज की है हम तो वो सप्लाई कर रहे हैं। जैसे इंडिया में अभी मूवीज बनती है, ठीक है, मूवीज का भी एग्जांपल देके दिखाता हूँ आपको। मूवीज है, इंडिया में मूवीज क्या बन रही है? कबीर सिंह, एनिमल, और एक और मूवी आई थी, मार्को, ठीक है। ये मूवीज बन रही है हमारे यहाँ। और वेब सीरीज में मिर्जापुर, और पाताल लोक, इस तरीके की तो मूवीज बन रही हैं। सिनेमा हमारा इस तरीके का। दूसरी तरफ आप देखोगे कौन सा, छावा, ये मूवी बनी है हमारे यहाँ, ठीक है। पद्मावत, इन पे बेस्ड मूवीज बन रही हैं। मूवीज जो है ना वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं ह्यूमंस को, ठीक है। पहले किताबें करती थी, लेकिन अब उसकी जगह किसने ली है? मूवीज ने ले ली है। विजुअलाइजेशन होता है ना, इस वजह से। अब आप यहां देखेंगे कि ये डिमांड करती है पब्लिक। ये क्या है? डिमांड पब्लिक की। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डिमांड है। कबीर सिंह की जो ओपनिंग थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। एनिमल बहुत ज्यादा पैसे कमा गई। मार्को, मिर्जापुर, फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट वेब सीरीज बन गई। हमारे यहाँ नीड किसकी है? अभी किस तरीके की मूवीज की नीड है? अगर हम नीड की बात करें, आयरन मैन, भाई टेक्नोलॉजी पे है वो पूरी मूवी, ठीक है। अल्ट्रॉन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटरस्टेलर, मार्शियन। हमारे यहाँ मूवीज कौन सी बनाई? कल की, लो, ये समझ लो, ठीक है। तो जिस चीज की नीड है, अगर आप ये सप्लाई, इंडिया में नहीं बनती है ये चीजें, क्यों नहीं बनती है? इस चीज की डिमांड नहीं है हमारे यहाँ। इंडियन पब्लिक को ये समझ में नहीं आएंगे कि भाई आयरन मैन, आयरन मैन वो लोग देखते हैं जो थोड़े से एजुकेटेड है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं। मैं, रियलिटी यही है, ठीक है। गांव देहात का आदमी नहीं देखता, नॉर्मल आदमी नहीं देखना पसंद है। वो क्या देखना पसंद करता है? एनिमल देख रहा है, वो कबीर सिंह देख रहा है, वो मिर्जापुर देख करके खुश है।
तो आपको भाई आयरन मैन जैसी मूवीज को क्यों बनाने लगे, इंडिया में सुपर हीरोज क्यों बनाने लगे? नहीं बनेंगी। एक मूवी बनाई थी इंडिया में, दैट वाज रावण। अच्छी खासी टेक्नोलॉजी का दिखाया था इसमें कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इस लेवल तक पहुंचेगा एक टाइम पे, फ्लॉप हो गई थी, चली ही नहीं मूवी। तो क्या, ये नीड थी हमारी, लेकिन डिमांड किस चीज की थी? इस चीज की। तो जिस चीज की डिमांड है, अगर आप वो दोगे, डिमांड और सप्लाई को मैच कर दोगे, तो आप वेल्थ क्रिएट कर ले जाओगे। लेकिन जब नीड बेस्ड प्रोडक्शन की बात आएगी, तब आपको ये देखना होगा कि वहां प्रॉफिट से ज्यादा किस पे फोकस किया जाता है? वेलफेयर पे। तो हमेशा याद रखना, नीड इज फॉर नीड इज फॉर वेलफेयर, नीड इज फॉर वेलफेयर। किसके लिए? वेलफेयर के लिए। जबकि अगर हम बात करें डिमांड एंड सप्लाई की, तो वो क्या हो जाता है? हमेशा प्रॉफिट के लिए। डिमांड एंड सप्लाई ऑलवेज वर्क्स फॉर प्रॉफिट, नीड ऑलवेज वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल। ये सभी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है। अगर आप नीड बेस्ड, जो गांधी जी भी कहते थे, जितनी जरूरत उतना ही कमाओ। ठीक है। हालांकि थोड़ी कमियां हैं इस चीज में, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मुकेश अंबानी बिजनेस नहीं करेंगे, अडानी बिजनेस नहीं करेंगे, ये लोग नई फैक्ट्रीज नहीं लगाएंगे, बोलेंगे मुझे इतनी जरूरत नहीं है फिर। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई, कुछ जगहों पर डिमांड एंड सप्लाई भी चलना चाहिए, कुछ जगहों पे लेकिन नीड बेस्ड प्रोडक्शन भी होना चाहिए। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो, नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, इस पे बात करते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसके बाद इस थ्योरी को अडॉप्ट किया गया, दैट वाज ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1929 में क्या होता है, अमेरिका की जो वॉलमार्ट वॉल स्ट्रीट है, वॉल स्ट्रीट जैसे हमारे यहाँ दलाल स्ट्रीट है ना, जहां पर इंडिया की बीएससी एनएससी वगैरह लोकेटेड है, वहां ऐसे ही अमेरिका में क्या है, वॉल स्ट्रीट करके एक जगह है जहां पर अमेरिका की पूरी स्टॉक मार्केट है, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं जैसे बैंक्स के। ठीक है। तो वहां पर गोल्डमैन सैक्स आपने नाम सुना होगा, है ना, जेपी मॉर्गन, इन सब के ऑफिसेज हैं यहाँ पर। और वहां की नेस्डेक जो अमेरिका की क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो वहां पर सिचुएटेड है। तो वॉल स्ट्रीट क्या है, जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो वॉल स्ट्रीट वॉज कोलैप्स्ड। ये कोलैप्स कर जाती है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम पर। ठीक है। प्रोडक्शन जो था वो डिक्रीज हो गया था, डिमांड कम हो चुकी थी, जिस वजह से प्रोडक्शन कम करने हुआ, डिमांड डिक्लाइन, और बैंकिंग सिस्टम जो है वो फेल हो चुका था। बैंकिंग सिस्टम क्या हो गया था, फेल हो गया था। इस वजह से पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी मंदी का दौर आया। और इससे 10 साल पहले ही क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ। ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, पूरे दुनिया में एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और इस प्रॉब्लम का मेन अब इम्पैक्ट देखा गरीब लोगों पर, मिडिल क्लास के लोगों पर, क्योंकि उनकी जॉब चली गई, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। और वहीं पर मिक्स्ड इकोनॉमिक जो ये सिस्टम था, नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का, वो इतना प्रोमिनेंट अभी तक हो नहीं पाया था, क्योंकि वो यूएसएसआर ने ही अपनाया था और वहीं की कुछ कंट्रीज ने अपनाया था। ठीक है। मेनली पूरा वर्ल्ड किस पे काम कर रहा था, ज्यादातर कॉलोनीज थी, तो सब मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिस पर ही काम किया जा रहा था, सब हर जगह। तो इस वजह से होता क्या है, इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा देखने को मिला। इंडिया में कई सारी बैंक्स कोलैप्स कर गई भी। ठीक है। लगभग 300-400 बैंक्स कोलैप्स कर जाती है इंडिया में भी, जो काम कर रही थी उस वक्त। तो ये सारी कंडीशंस इंडिया में भी मतलब वर्ल्ड में बनी। और इस समय पर एक इकोनॉमिस्ट निकल के आते हैं, जॉन मिनार्ड केनीज। अच्छा, ये वही व्यक्ति हैं जिनकी डेफिनेशन हमने इकोनॉमिक्स के लिए में देखी थी। ठीक है। जब हमने इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स समझ रहे थे, तब हमने देखा था कि जॉन मेनार्ड केनीज सर ने ही वो डेफिनेशन दी है। तो जॉन मेनार्ड केनीज जो है, गेव द आइडिया ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक
सिस्टम। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का इन्होंने आइडिया दिया और इन्होंने बोला है, देखिए वैस जनरल टाइम पे जब भी कभी नॉर्मल टाइम चल रहा है तो स्टेट को काम करने की कोई जरूरत नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स को काम करने दीजिए, प्राइवेट कॉर्पोरेशन अच्छी तरह काम संभाल लेती हैं। लेकिन जब कभी जरूरत पड़ेगी, जब ऐसी क्राइसिस आती है जैसे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम पे आई, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर आई, अभी कोविड के टाइम पर आई, तब क्या होगा, स्टेट को मेजर रोल प्ले करना चाहिए इकोनॉमिक लेवल पर। जैसे इंडिया ने भी जब कोविड का टाइम आया था तब इंडिया ने एक 30 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। ठीक है, 30 लाख करोड़ का पैकेज इशू किया था प्राइवेट सेक्टर के लिए, इन सभी के लिए, और इंश्योरेंस स्कीम्स में, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। नई पार्लियामेंट का डिक्लेरेशन हुआ उसी टाइम पे कि नई पार्लियामेंट का कॉन्ट्रैक्ट इशू हुआ, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाए गए उसी टाइम पर, ताकि प्रोडक्शन को वापस से बढ़ाया जा सके। तो यही कहा गया जॉन मेनार्ड केनीज के द्वारा कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, जहां पर हम दोनों सिस्टम, मार्केट और नॉन मार्केट, दोनों के बेस्ट प्रोडक्ट्स, दोनों के बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के एक नया सिस्टम बनाते हैं। और वही सिस्टम बनाया। तो इस सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स आए, यहाँ नेक्स्ट पे कर देते हैं। ठीक है, ये सिस्टम बनाया और एक बुक पब्लिश करी इन्होंने अपनी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में। उसमें इन्होंने डिफाइन किया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को, समझाया है कि क्या है एक्चुअल मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, कैसे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट को लेवल पे रख सकते हो, और मनी का फंक्शंस वगैरह, ये सारी चीजें बताते हैं, है ना। मनी के फंक्शंस को, मनी क्यों जरूरत पड़ती है ट्रांजेक्शन के, मतलब मनी के, इंसान कैश क्यों रखना प्रेफर करता है, ये सारी चीजें वहां डिफाइन करी, सारी चीजें समझाई, और दुनिया को एक नया सिस्टम दिया। हालांकि जॉन मेनार्ड केनीज इकलौते व्यक्ति नहीं थे जिन जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को मतलब एडवोकेट कर रहे थे, इसके बारे में बता रहे थे, और भी कई सारे इकोनॉमिस्ट थे। लेकिन जॉन मेनार्ड केनीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाने में, इसलिए हम इनको प्रेफरेंस देते हैं कि जॉन मेनार्ड केनीज ने ये इसका आइडिया प्रपोज किया था। सो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करेंगे, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, दैट इज बोथ स्टेट एंड प्राइवेट परफॉर्म इकोनॉमिक रोल। ठीक है, दोनों अपने अपने इकोनॉमिक रोल्स को परफॉर्म करेंगे। प्राइवेट विल फंक्शन where market forces can play a major role। जहां मार्केट फोर्सेस जो है वो मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, तो वहां क्या होगा, प्राइवेट प्लेयर्स को काम करने दिया जाए। जैसे होटल इंडस्ट्री है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सिस्टम है, जैसे लैपटॉप बनाना है, मोबाइल फोन बनाना है, तो यहाँ प्राइवेट प्लेयर्स काम कर सकते हैं। तो यहाँ कंपटीशन की बात है, यहाँ मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, अगर जिस चीज की डिमांड है तो वो सप्लाई करते हैं, और बेनिफिट बनाने दो, वेल्थ क्रिएट करने दो। और यहां पर प्राइवेट विल फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, स्टेट will function where there is need for public utility। जहां पब्लिक यूटिलिटी की बात आ जाएगी, पब्लिक यूटिलिटी पब्लिक गुड्स की बात आ जाएगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल पब्लिक गुड्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
ट्रांसपोर्ट इंफ्रा मतलब रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, ठीक है। तो ये क्या है, पब्लिक गुड्स है। इन्हें क्या ये किसकी जरूरत है, पब्लिक की जरूरत है। और यहाँ अगर हम किसको देंगे, प्राइवेट को देंगे, तो वहां सही से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करेंगे। जहां डिमांड होगी, अब एक्चुअल में क्या होगी, यहाँ डिमांड तो है, देखो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी होगी, रोड्स की डिमांड है ही। तो यहाँ पर अगर हम डिमांड एंड सप्लाई के काम को मार्केट फोर्सेस को रोल प्ले करने देंगे, मार्केट फोर्सेस अगर यहाँ परफॉर्म करेंगे, तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी कि यहाँ प्रॉफिट वाली बात आ जाएगी। जैसे अभी होता है, मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट की बात करेंगे लोग, ठीक है। कंपनीज क्या करेंगी, टैरिफ्स बढ़ा देंगी, चार्जेस बढ़ा देंगी। भाई टोल टैक्स जो अभी कम लग रहा है हमें, थोड़ा कम देना पड़ता है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन कम लगता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनीज। अगर प्राइवेट रोड बनेगी, जैसे इंडिया का एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ आपको, इंडिया का एक प्राइवेट वो है रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति। आपको यहाँ पार्किंग चार्जेस आप पूछ लेना कितने हैं, ठीक है, गाड़ी पार्क करने के। तो आपको पता चलेगा कि रेलवे स्टेशन अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं ऑपरेट करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है वो डिमांड एंड सप्लाई, वहां डिमांड तो ऑब्वियसली होता है, हर वक्त हाई पर रहेगी, क्योंकि पब्लिक गुड्स की बात है, हाई रहेगी डिमांड। लेकिन अगर वहां प्रॉफिट पे काम कर किया जाने लगा, तो वो सारी चीजें जो है पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी, ठीक है। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन इज अ पब्लिक गुड, ठीक है। तो ये अगर आप प्राइवेट के हाथ में दे दोगे, तो आप देख रहे हो ना आज क्या चल रहा है, फर्स्ट क्लास के बच्चे की, सेकंड क्लास के बच्चे की फीस होती है 1 लाख 1.5 लाख रुपए साल की। ऐसा क्या पढ़ा रहे हो भाई। तो पब्लिक गुड्स की जब बात आएगी, तो वहां कौन फंक्शन परफॉर्म करेगा, स्टेट करेगी। जबकि जब ऐसी जगहों पर जहां प्राइवेट इंडिविजुअल्स काम कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल, भाई अगर किसी नॉर्मली अगर स्विफ्ट से काम चल रहा है, तो स्विफ्ट की डिमांड, स्विफ्ट से काम चलाओ। अगर आपकी डिमांड है होंडा सिटी की, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, तो कंपनी उसको बनाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इन जगहों पे कौन काम कर सकता है, प्राइवेट प्लेयर्स, क्योंकि यहाँ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज, मार्केट फोर्सेज जो है वो अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, उनका रोल ज्यादा बड़ा है, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यही हैं, कि दोनों मिलकर के काम करेंगे। अब मार्केट को रेगुलेट करने की बात कौन करेगा, सो स्टेट विल रेगुलेट मार्केट, स्टेट क्या करेगी, मार्केट को रेगुलेट करेगी। कैसे, हाउ, क्वेश्चन उठेगा हाउ, तो प्रमोट कंपटीशन, कंपटीशन को प्रमोट किया जाएगा। जैसे स्टेट कोशिश करती है कि किसी भी एक सेगमेंट में कोई एक प्लेयर ना हो। जैसे अभी अगर आप देखोगे तो दो प्लेयर्स प्रोमिनेंट हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, जियो और एयरटेल। वीआई का बेचारी का काम खत्म हो गया। अगर आप 2016 से पहले देखोगे तो कई सारे नेटवर्क कंपनी हुआ करती थी, टाटा की डोकोमो काम करती थी, एयरसेल, छोटी मोटी कंपनीज हुआ करती थी। इसके अलावा आइडिया थी, वोडाफोन अलग थी, एयरटेल अलग थी, रिलायंस अलग थी। अब ये सारी खत्म होकर सिर्फ दो रह गई हैं। तो ये क्या करते हैं, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग चलाते हैं, ठीक है, मिल करके काम करते हैं, कार्टलाइजेशन भी कह सकते हैं इसे, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, सॉरी गलत टर्म यूज होगा। ये क्या करते हैं, कार्टलाइजेशन कर सकते हैं, कि कार्टेल बना लेते हैं, कि भाई हम प्राइसेस बढ़ा रहे हैं तुम भी बढ़ा दो, ऑप्शन ही नहीं रहेगा कोई। सिर्फ जियो प्राइसेस नहीं बढ़ाएगा, या सिर्फ एयरटेल प्राइसेस नहीं बढ़ाएगा, दोनों मिल करके प्राइसेस बढ़ा देंगे। तो क्या होगा, ऑप्शन ही नहीं है कम पब्लिक के पास कोई। तो प्रमोट कंपटीशन, कंपटीशन को प्रमोट करती है कि और कंपनीज आए और इस फंक्शन को परफॉर्म करें, या डिमांड एंड सप्लाई की बात, डिमांड एंड सप्लाई काम कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट फोर्सेस काम कर सकते हैं वहां पर। दूसरा टैक्सेशन, ठीक है। इसके अलावा क्या और कैसे, सीएसआर पे काम करना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपने पढ़ा ही होगा आई होप, ठीक है। सो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो और ज्यादा बेटर बन के निकला, ठीक है।
स्टेट विल परफॉर्म मेजर इकोनॉमिक रोल ड्यूरिंग क्राइसिस। क्राइसिस का समय जब भी आएगा, जैसे अभी कोविड कोविड 19 हमने देखा, इससे पहले 2008 में एक सब प्राइम क्राइसिस आई थी, उस समय पर भी स्टेट का बहुत बड़ा रोल बन जाता है, इकोनॉमिक रोल जो है बहुत बड़ा बन जाता है, कि अब स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो एम्प्लॉयमेंट को कम ना होने दे, ठीक है, वो इन्फ्लेशन को ज्यादा बढ़ने ना दे। तो वहां पर फिजिकल पॉलिसी के थ्रू, दूसरी अदर पॉलिसी के थ्रू, ठीक है, फिजिकल स्टिमुलस दे दिया जाता है। फिजिकल स्टिमुलस हम आगे चल के बात करेंगे क्या होता है फिजिकल स्टिमुलस, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है जिससे इकोनॉमी जो है स्टेबलाइज रहे, इकोनॉमी स्टेबल बनी रहे, ठीक है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में पॉसिबल रहा। अब बात करते हैं कि किस किस ने अपनाया एडवांटेजेस इसके। जितने एडवांटेजेस आपको वहां देखने को मिलेंगे मार्केट में, नॉन मार्केट में, उन दोनों के एडवांटेजेस को कंबाइन कर दीजिए। अब ये है कि इसके डिसएडवांटेजेस अभी तक इतने नहीं है, ठीक है, तो हम जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के डिसएडवांटेजेस पे बात नहीं करते। अब बात करते हैं किस किस ने अपनाया। सो फ्रांस बिकेम फर्स्ट नेशन टू adopt mixed इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाने वाला सबसे पहला कंट्री कौन बना? फ्रांस, 1945 में। इसके बाद से मेजर जो कंट्रीज बनी, मतलब सॉरी मेजर नहीं, जो भी कंट्रीज आगे चल के आती हैं, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, इन सब ने किसको अपनाया? ऑल दी कंट्रीज, ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज adopted mixed इकोनॉमिक सिस्टम। तो आप बोलेंगे सर चाइना तो कम्युनिस्ट है, नहीं। रशिया तो सोशलिस्ट है, नहीं। चाइना स्टार्टेड रिफॉर्म्स। चाइना में क्या हुआ, चाइना में भी कई सारे एक्सपेरिमेंट जो फेल हुए, जैसे इनकी एक मूवमेंट चली थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट, वो फेल हो गई पूरी तरह से, ठीक है। तो चाइना में भी रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए 1978 में अंडर डेन जियोपिंग। डेन जियोपिंग की सरकार थी, उन्होंने रिफॉर्म्स करना शुरू किए, जैसे हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए वैसे ही चाइना ने भी रिफॉर्म्स किए, लेकिन उन्होंने 1978 से स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। यूएसएसआर, यूएसएसआर 1990s में हम जानते हैं 1990 में ब्रेक हो जाता है, ब्रेक। और 1991 में रशिया जो है रिफॉर्म्स स्टार्ट कर देता है, जिसे हम बोलेंगे पेरिस्ट्रोकिया एंड ग्लेसनोस्ट, ठीक है, रिफॉर्मेशन रिकंस्ट्रक्शन। तो यहां पर क्या होगा, रशिया ने भी रिफॉर्म्स करने स्टार्ट कर दिए, चाइना ने भी रिफॉर्म्स करने स्टार्ट कर दिए, नॉर्थ कोरिया वगैरह रह गए तो उनको अपन नहीं कंसिडर करते क्योंकि वो क्लोज्ड इकोनॉमी में काम करता है, ठीक है। यहां पर अभी आपको ये देखना होगा कि चाइना ने रिफॉर्म्स करना स्टार्ट कर दिए, यूएसएसआर मतलब आगे चल के जो रशिया बना वहां रिफॉर्म्स होने लगे। ज्यादातर कंट्रीज ने किसको अपनाया? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया, क्योंकि वो ज्यादा प्रेफरेबल था, उसके एडवांटेजेस ज्यादा थे, वहां इनोवेशन के चांसेस ज्यादा है। लेकिन उसके भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट फोर्सेस ज्यादा हावी हो जाते हैं उस पूरे सिस्टम में, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस ज्यादा हावी हो जाते हैं। जैसे इंडिया में जो है वो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस बहुत ज्यादा हावी है कुछ जगहों पे, जैसे पब्लिक यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं ना, एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पर पब्लिक यूटिलिटी गुड्स हैं ये, ठीक है, पब्लिक गुड्स हैं, हेल्थ पे ध्यान देना स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, तो स्टेट का रोल कम हो जाता है। अब स्टेट हॉस्पिटल्स को उतना ध्यान नहीं देती। आप बजट के हिसाब से आप देखिए, एजुकेशन पे हम उतना सरकार उतना खर्च नहीं करती है जितना वेलफेयर स्कीम्स पे, अलग स्कीम्स पे, जैसे
प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, इन सब पे खत्म कर देती है। किसान कृषि योजना, इन सब पे जो खत्म करती है ना, उससे बहुत कम पैसा खत्म किया जाता है एजुकेशन पे, जबकि एजुकेशन पे खत्म करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर सेगमेंट्स। ठीक है, इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं, ऑलमोस्ट 20% इंटरेस्ट पे करते हैं। जैसे साल का अगर हमारा 1 लाख करोड़ का बजट है, उसमें से 20% तो इंटरेस्ट में चला जाता है, दूसरी कंट्रीज को पे करने में, वर्ल्ड बैंक को पे करने में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। ठीक है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज डेवलप्ड इकोनॉमीज क्या होती हैं, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्या है, और डेवलपिंग इकोनॉमी क्या है। सो इकोनॉमीज, सबसे पहले डेवलप्ड इकोनॉमी, सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन कौन करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज डन बाय वर्ल्ड बैंक। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करती है। बेस्ड ऑन, किस बेसिस पर? तो इसके 3 बेसिस होते हैं मेनली। इनकम ग्रुप, ठीक है, देन कम्स जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा, एंड लेंडिंग एबिलिटी। इनकम ग्रुप कैसा है, मतलब किस लेवल पे पर कैपिटा इनकम जो है, वो इनकम ग्रुप में कौन से इनकम ग्रुप में कितने लोग आ रहे हैं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये देखा जाता है। लेंडिंग एबिलिटी कितनी है, किस कंट्री को हम इतना पैसा लेंड कर सकते हैं, ये सारी चीजें देख करके वर्ल्ड बैंक जो है क्लासिफाई करता है कंट्रीज को 4 लेवल पे। लोअर मिडिल, लो इनकम ग्रुप, लो इनकम पहला, देन मिडिल, मिडिल इनकम ग्रुप, एंड देन कम्स हायर इनकम ग्रुप। ठीक है, मिडिल इनकम ग्रुप को 2 पार्ट्स में रखा जाता है, लोअर एंड अपर। अब यहां अपन बात करेंगे कि क्राइटेरिया क्या रहता है। तो यहां पर जो लो इनकम ग्रुप है, लो इनकम कंट्रीज हैं, लो इनकम ग्रुप कंट्रीज हैं, इनमें जो रखा जाता है, वो रखा जाता है $1136 टू और बिलो, टू नहीं और बिलो, और ये मतलब $1136 पर कैपिटा इनकम जो होगी वो कितनी होगी, $1136 होगी या फिर उससे कम होगी। ठीक है, वहीं पर अपर मिडिल की अगर हम बात करें तो $11,136 टू $4,465 तक जाता है। ठीक है, अपर की बात करें तो $4,465 से लेकर के $38,846 तक जाएगा। और फिर हाई इनकम ग्रुप आ जाएंगी। पर कैपिटा इनकम की बात करें, ये क्या है, पर कैपिटा इनकम। तो यहां कितना आ जाएगा, 13,846 और एवो। तो इस तरह से 4 पार्ट्स, 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। ये क्या है आपकी पर कैपिटा इनकम, क्या है, पर कैपिटा इनकम।
अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो है $1136 या उससे कम है तो उसे लो इनकम ग्रुप में रखा जाएगा। मिडिल इनकम ग्रुप में दो लेवल बनाए गए हैं, लोअर लोअर मिडिल इनकम ग्रुप एंड अपर मिडिल इनकम इनकम ग्रुप। तो जो जिस कंट्री की इनकम ग्रुप किस में आता है, $1136 से लेके $4465 तक के बीच में आएगा तो उसे हम क्या देते हैं, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप। और अपर मिडिल कहाँ चला जाता है, $44,465 टू $13,846 के बीच में, तो उसे हम कह देते हैं अपर मिडिल इनकम ग्रुप। देन हायर मिडिल इनकम ग्रुप, जहां पर कैपिटा इनकम कितनी है, हायर देन $13,846 और एबव है पर कैपिटा इनकम, तो उसे कहते हैं हायर इनकम ग्रुप कंट्रीज, इकोनॉमीज। ठीक है, तो आई होप यहां से आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि कौन कौन से क्या क्या होते हैं। अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, कुछ और चीजें भी होती हैं, वो भी हम देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे डेवलप्ड इकोनॉमीज की अगर हम बात करेंगे, तो यहां पर हाई हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, हाई लेवल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हाई लेवल ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन बहुत हो रहा होगा यहाँ। ठीक है, हाईली डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड टर्शियरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगा क्या होते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, हाईली डेवलप्ड सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, हाईली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो इनका मूलभूत ढांचा होगा वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होगा। ठीक है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज देते हैं, जैसे अमेरिका की सड़कें आप देखेंगे, रोड देखेंगे, ब्रिजेस देखेंगे वहां करके। ठीक है, वहां के हॉस्पिटल्स देखेंगे, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सब बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड होंगे, तो उसे हम कह देते हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज। ठीक है, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये कैसी होंगी, लो, कैसी होंगी, बहुत ज्यादा कम होंगी। मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं एक साल के अंदर, बहुत कम बच्चों की डेथ हो रही होगी। ठीक है, ये 1000 पे कैलकुलेट किया जाता है, याद रखिएगा, ये 1 लाख पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, 1 लाख, और ये 1000। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, दैट इज स्टेबल। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। मतलब TFR जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट को अराउंड 2 रहना चाहिए। ठीक है, तो इनका 2 के आसपास रहता है। अब बात करते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज क्या होती हैं। डेवलपिंग इकोनॉमीज में क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मॉडरेट रहता है इनका, बहुत हाईली डेवलप नहीं है, मॉडरेट रहेगा, जैसे इंडिया है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर
वेल डेवलप्ड होगा, हम ये नहीं कहेंगे वेल डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। जैसा आपको अमेरिका में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलेगा, चाइना में देखने को मिलेगा, वैसा नहीं होगा यहाँ, ठीक है। लेकिन हाँ, ये होगा कि रोडें अच्छी होंगी, सड़कें अच्छी होंगी। जैसे इंडिया में अगर आप देखोगे तो आपको मैक्सिमम रोडें ऐसी देखने को आप मिल जाएंगी जो वैसी हैं, कैसी, मेटल रोड है, ठीक है, 12 महीने अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। कच्ची सड़कें नहीं है इंडिया में ज्यादातर अब, ऐसा हमें तो ऑन पेपर तो यही दिखाया जाता है, कच्ची सड़कें नहीं है। तो हम उसको मान करके चलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल जो होगा वो कैसा होगा, वेल डेवलप्ड होगा, डेवलपिंग दिख रहा होगा आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, हाईली डेवलप्ड नहीं होगा, जैसा हमने यहाँ देखा, बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। पोर्ट्स उतने अच्छे नहीं होंगे, होंगे उतने बेटर पोर्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। जैसे सिंगापुर के पोर्ट्स है, सिंगापुर के पोर्ट्स जो है उनकी क्लियरेंस लेवल बहुत अच्छा है, तो वैसा नहीं होगा। फिर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, देख लिया हमने। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, ये भी डेवलपिंग स्टेज में है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है, डेवलपिंग स्टेज में है स्टिल। प्राइमरी सेक्टर स्टिल डोमिनेट, प्राइमरी सेक्टर अभी भी डोमिनेट कर रहा होगा यहाँ, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इसके अलावा आईएमआर एंड एमएमआर ये मॉडरेट होंगे, पॉपुलेशन ग्रोइंग होगी। कैसी पॉपुलेशन होगी, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। अगर हम टीएफआर की बात करें, टोटल फर्टिलिटी रेट की, सो ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 2, ठीक है। देन कम्स डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज क्या होती है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ हाईली डिपेंडेंट ऑन हाईली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर, आईएमआर एमएमआर ये हाई होता है यहाँ पर, नॉट मॉडरेट, हाई लेवल का होगा। मैं, अच्छा, आईएमआर और एमएमआर में एक बार समझा देता हूँ। आईएमआर का मतलब होता है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं 1 साल के अंदर कितने लाइव बच्चे रह जाते हैं, उन्हें कहा जाता, उसे कहा जाता है आईएमआर, ठीक है। जैसे 1000 बच्चे किसी कंट्री में पैदा हुए 2025-26 की अगर हम बात करें, तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक एक फाइनेंशियल ईयर है। इस फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, तो उसमें कितने बच्चे अभी तक जिंदा बचे हैं, ठीक है। तो आईएमआर अगर ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर ज्यादा है, मतलब कम बच्चे बच रहे हैं। एमएमआर का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान जो फीमेल जो है, वो डिलीवरी के दौरान कितनी फीमेल बच पाती हैं, तो उसे कहते हैं एमएमआर। ये 1000 पे काउंट होता है, ये 1 लाख पे काउंट होता है, ठीक। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन यहाँ लो रहती है, क्यों, क्योंकि डिजीज फैले होते हैं, ठीक है, बीमारी से लोग मर रहे होते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप नहीं होगा, हेल्थ इंफ्रा पुअर, ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा,
पुअर होगा, बहुत पुअर क्वालिटी का होगा। इसके अलावा डिपेंड ऑन फॉरेन एड, फॉरेन एड पे ज्यादातर डिपेंड रहेंगे। लो लेवल ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है, बहुत कम प्रोडक्ट्स होंगे जो एक्सपोर्ट कर पाते हैं ये लोग। सो अब ये समझ में आया होगा आपको डेवलप्ड कंट्रीज क्या होती है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज क्या होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज क्या होती हैं। एग्जांपल बता देता हूँ अब मैं आपको एक एक करके सभी के। देखिए अगर यहां हम बात करेंगे, एग्जाम्पल, सो एग्जाम्पल होगा आपका यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, जापान। ये क्या है आपके डेवलप्ड इकोनॉमीज है। कैसी इकोनॉमीज है? डेवलप्ड इकोनॉमीज है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये सब कैसी है? स्वीडन। ये आपको देखने को मिलेगा हैप्पीनेस इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। वहां आप रैंकिंग देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ लेवल ऑफ डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, मतलब ये हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है। फिर आ जाते हैं हम डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ, तो यहाँ आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया किस ग्रुप में आएगा? देखो यहां हमने ग्रुप देखे थे, इंडिया किस ग्रुप में आएगा? इंडिया आता है इस ग्रुप में, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप। क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम, इंडिया पर कैपिटा इनकम ये है $2500 अराउंड, एग्जैक्ट नहीं है, अराउंड है, ठीक, ऑलमोस्ट इतनी है, 25,000, $2500। इसलिए हम किस में आते हैं? लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में। और यहां जो कंट्रीज आ जाएंगी, जैसे यहां हमने जी देखा चाइना, चाइना इज मिडिल, सॉरी अपर मिडिल में आ जाता है। ये अपने आप को अपर मिडिल में कहते हैं, हालांकि हाईली डेवलप्ड हो चुके हैं ये भी, लेकिन अभी भी अपने आप को किस में कहते हैं? अपर मिडिल में कहते हैं कि हम तो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, हम तो अपर मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं। या हम कह सकते हैं साउथ कोरिया, चलो एक एग्जांपल और देते हैं, साउथ कोरिया। फिर बात करते हैं डेवलप अंडर डेवलप्ड की, तो यहां पर आपके एग्जांपल में है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। ये सब किस में आ जाएंगे आपके? श्रीलंका, ठीक है, ये उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी होता है, ये किस में आ जाती हैं आपकी? डेवलपिंग इकोनॉमीज में। तो आई होप यहां से आपको इकोनॉमी समझ में आ जाएंगी कि इनका इनकम ग्रुप कौन सा हो जाएगा, लो इनकम ग्रुप है। ठीक है। अब बात करते हैं एक और कैटेगरी है, दैट इज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी होती हैं? तो फर्स्ट जो है, सबसे पहले बात कि इसको देता कौन है, कौन कैटेगराइज करता है?
क्लासिफिकेशन इज डन बाय, क्लासिफिकेशन कौन कर रहा है? क्लासिफिकेशन इज डन बाय यूनाइटेड नेशन। वैसे मैं यूएन लिखने वाला था, यूनाइटेड नेशन। कौन क्लासिफाई कर रहा है इसे? यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, शुरुआत की स्टार्टेड इन 1971 में। 1971 में यूएन ने शुरुआत की एक नई क्लासिफिकेशन की और उन्हें कहा गया एलडीसी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। एट प्रेजेंट 46 कंट्रीज को कहा जाता है एलडीसी। 46 कंट्रीज को क्या कहा जाता है? एलडीसी। इनमें क्या है, ये इतनी मिनिमम डेवलप्ड है ये, जैसे यहां पर आईएमआर एमएमआर की बात करें, बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर डिपेंडेंस किस पे डिपेंड करते हैं? पूरी तरह से प्राइमरी सेक्टर पे, और उसमें भी लो, वेरी लो। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब प्राइमरी सेक्टर में भी इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी। डिपेंड ऑन फॉरेन एड, फॉरेन एड पे बेचारे पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं कि कहीं से कोई मदद आ जाएगी, यूएन से पैसा आ जाएगा, वर्ल्ड बैंक से पैसा आ जाएगा, आईएमएफ से पैसा आ जाएगा, उन पे डिपेंडेंट रहते हैं, है ना, खाने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। इसके अलावा इनकी और कंडीशंस, वेरी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तक नहीं है इनके पास। बेसिक जो छोटे छोटे जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वो तक नहीं है इनके पास। नॉर्मली क्लिनिक्स बना रखे हैं इन्होंने। तो ऐसी कंट्रीज को हम कहते हैं लीस्ट डेवलप कंट्रीज। इनके लिए क्या होता है ना, डब्ल्यूटीओ में, यूएन की तरफ से अलग एड प्रोग्राम चलते हैं, मदद के अलग से प्रोग्राम चलते हैं। और उनका एग्जाम्पल है सोमालिया, इथोपिया, सॉरी इथोपिया नहीं, नाइजीरिया। तो ये छोटे छोटे से जो कंट्रीज हैं बेचारी, इनका एग्जाम्पल ये है लीस्ट डेवलप कंट्रीज। ठीक है, सोमालिया, नाइजीरिया और अफ्रीकन, अदर अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, एशियन कंट्रीज तो नहीं है, अगर एशियन कंट्रीज तो अब बाहर आ चुकी हैं इन सबसे, जैसे चाहे वो कंबोडिया हो, लाओस हो, ये सब डेवलपिंग इकोनॉमीज में आ चुकी हैं। ये डेवलप, ये अंडर डेवलप में भी नहीं है, ये किस में है? लीस्ट डेवलप कंट्रीज में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होती है लीस्ट डेवलप कंट्रीज। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो वहां हम बात करेंगे अपने, अच्छा एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ यहाँ, नेक्स्ट क्लास बाद में करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको पूरा ये समझा देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। देखो, डेवलप, कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है ना, कि एग्जाम्पल दे करके मैं समझा। डेवलप, डेवलपिंग, अंडर डेवलप। अब देखो, ये अपने सिटीजन्स को दे रहे हैं मिनरल वाटर। क्या दे रहे हैं ये? मिनरल वाटर प्रोवाइड कराते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस लेवल का हो चुका है डेवलप्ड कंट्रीज का। डेवलपिंग कंट्रीज का क्या है?
वाटर इज प्रोवाइडेड, क्लीन वाटर, क्लीन पोर्टेबल, पोर्टेबल या पोर्टेबल नहीं, ये पोर्टेबल मतलब ड्रिंकेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर इज अवेलेबल, मतलब आप साफ पानी है, आप अच्छा पानी पी रहे हैं। ये मिनरल वाटर दे रहे हैं, स्पार्कलिंग वाटर, मिनरल वाटर, ये सब ये दे रहे हैं डेवलप कंट्री। डेवलपिंग क्लीन पोर्टेबल वाटर है। वहीं अंडर डेवलप्ड वाटर इज अवेलेबल। अब वो कैसा हो सकता है कि इतना पोर्टेबल भी नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से, मतलब वाटर अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, वर्किंग, वाटर वर्किंग ऑन इट, है ना। फिर आ जाती है एलडीसीज बेचारे, ये क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट किसके ऊपर, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, कि भाई पानी भी भेज दो हमारे यहाँ तो पीने के लिए, ठीक है। यहाँ ये पाइपलाइन डाल रहे हैं, ये क्लीन वाटर दे चुके हैं, ये मिनरल वाटर सर्व कर रहे हैं, वर्किंग, ठीक है। एग्जाम्पल समझाया मैंने, एग्जाम्पल दे करके, कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये एक एग्जाम्पल है कि ये डेवलपमेंट, मतलब डेवलप कंट्रीज का लेवल क्या है, कि ये मिनरल वाटर दे रही है अपने सिटीजन्स को। डेवलपिंग लेवल कंट्रीज का लेवल क्या है, ये क्लीन पोर्टेबल वाटर, मतलब ड्रिंकेबल पानी आपको प्रोवाइड करा रही है, पाइपलाइन वगैरह सब डल चुकी है। अंडर डेवलप कंट्रीज वर्किंग है, मतलब पानी की पाइपलाइन, पानी तो है, पाइपलाइन बिछा रहे हैं। लीस्ट डेवलप कंट्रीज, पाइपलाइन के लिए पैसा ही नहीं है, खुदाई के लिए पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होती है डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज और लीस्ट डेवलप कंट्रीज क्या है, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तो वहां हम देखेंगे आगे चल करके कि ट्रेडिशनल इकोनॉमीज क्या है, और मॉडर्न इकोनॉमीज में क्या, मॉडर्न इकोनॉमीज क्या होती हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में मनी की स्टार्टिंग हम करेंगे, कि मनी क्या है, ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या है, मनी कैसे इवॉल्व हुई, ठीक है, कैसे आगे चल के मनी इवॉल्व होती गई, जो आप पहले कॉइन्स चलते थे, फिर पेपर करेंसी आ गई, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें धीरे धीरे हम देखेंगे कैसे इवॉल्व होता चल रहा है, ठीक है, सिस्टम, और आगे फोन पे वगैरह ये सब चलने लगा। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफी है, और इस सबको रिवाइज करके आइएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द लेक्चर।